हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य तक। तो हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जिसमें ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है सम्राट अशोक या ऑप्शन डी है चाणक्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले अपने गुरु कौटिल्य की मदद से मगध के शक्तिशाली नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? जिसमें ऑप्शन ए है इंडिका, ऑप्शन बी है रास तरंगिणी, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र या ऑप्शन डी है महावंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र केवल अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन के सिद्धांतों पर आधारित एक महान ग्रंथ है। चाणक्य के कई विचार इसी पुस्तक में संग्रहित हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? जिसमें ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी है सुवर्णगिरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। आधुनिक पटना के पास स्थित पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर था। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। हमारा चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? जिसमें ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है बिंबिसार या ऑप्शन डी है अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। मौर्य वंश के उत्तराधिकारियों का क्रम इस प्रकार है, जिसमें पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा है अशोक। हमारा पांचवा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में तक्षशिला का मुख्य महत्व क्या था? जिसमें ऑप्शन ए है धार्मिक केंद्र, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम जाने का मार्ग, ऑप्शन सी है समुद्री व्यापार का केंद्र या ऑप्शन डी है दक्षिण भारत का द्वार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम जाने का मार्ग। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा और व्यापार का संगम था। यह मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण नगर था। हमारा छठा प्रश्न है, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? जिसमें ऑप्शन ए है फायान, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है ह्विंगसांग या ऑप्शन डी है कोलंबस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहकर भारतीय समाज और प्रशासन का सूक्ष्म अध्ययन किया और इंडिका नामक पुस्तक में अपना अनुभव लिखा। हमारा सातवां प्रश्न है, वह कौन सा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय लिया? जिसमें ऑप्शन ए है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी है कलिंग का युद्ध, ऑप्शन सी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी है प्लासी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 साल बाद हुआ था। युद्ध में हुए भारी रक्तपात और विनाश को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। हमारा आठवां प्रश्न है, कलिंग वर्तमान में भारत के किस राज्य का हिस्सा है? जिसमें ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। कलिंग प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य था। यह समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जिस पर नियंत्रण पाना मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। हमारा नवा प्रश्न है, अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया? जिसमें ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी है अभिलेख, ऑप्शन सी है रेडियो या ऑप्शन डी है केवल मौखिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिलेख। अशोक इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने पत्थर के खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके विचारों को जान सके। हमारा 10वां प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं?
जिसमें ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है हिंदी या ऑप्शन डी है तमिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत। अशोक ने जानबूझकर प्राकृत भाषा का चुनाव किया क्योंकि यह उस समय की आम जनता की भाषा थी। इसकी लिपि मुख्य रूप से ब्राह्मी हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप कौन सी लिपि मानी जाती है? जिसमें ऑप्शन ए है रोमन, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है फारसी या ऑप्शन डी है चीनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी देवनागरी। आज की अधिकांश भारतीय भाषाएं और लिपियां प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। ब्राह्मी को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की? जिसमें ऑप्शन ए है पुलिस अधिकारी, ऑप्शन बी है धम्म महामात, ऑप्शन सी है सेनापति या ऑप्शन डी है जासूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धम्म महामात। इन अधिकारियों का मुख्य कार्य अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को नैतिकता और धम्म की शिक्षा देना था। वे इन लोगों की मदद करते थे जो स्वयं संदेश नहीं पढ़ सकते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष का वर्तमान में क्या महत्व है? जिसमें ऑप्शन ए है केवल एक मूर्ति है, ऑप्शन बी है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑप्शन सी है एक मंदिर का हिस्सा है या ऑप्शन डी है निजी संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। इसमें 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हैं जो शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट जब जनता के सामने आते थे तो किस पशु की सवारी करते थे? जिसमें ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है ऊँट, ऑप्शन सी है सोने से सजा हाथी या ऑप्शन डी है रथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोने से सजा हाथी। मेगस्थनीज ने लिखा कि सम्राट के अंग रक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे जिन पर प्रशिक्षित तोते होते थे। ये तोते सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। अब हम जानेंगे मौर्य प्रशासन में कर और नजराना में क्या अंतर था। जिसमें ऑप्शन ए है दोनों समान थे, ऑप्शन बी है कर नियमित था, नजराना अनियमित, ऑप्शन सी है कर केवल अमीरों से लिया जाता था या ऑप्शन डी है नजराना सरकारी कर था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर नियमित था और नजराना अनियमित। कर एक निश्चित समय पर वसूला जाता था जबकि नजराना लोग अपनी इच्छा से या विशेष अवसरों पर राजा को भेंट के रूप में देते थे। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? जिसमें ऑप्शन ए है मसाले, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है सोना और कीमती पत्थर या ऑप्शन डी है अनाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोना और कीमती पत्थर। मौर्य शासक इन कीमती संसाधनों को कर या नजराने के रूप में प्राप्त करते थे। उत्तर पश्चिम भारत कंबलों के लिए भी प्रसिद्ध था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए विदेशों में दूत कहाँ भेजे? जिसमें ऑप्शन ए है अमेरिका और रूस, ऑप्शन बी है सीरिया, मिस्र और ग्रीस, ऑप्शन सी है चीन और जापान या ऑप्शन डी है केवल नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीरिया, मिस्र और ग्रीस। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म और धम्म के संदेश के साथ श्रीलंका भेजा था, जो सांस्कृतिक कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में उज्जैन का क्या महत्व था? जिसमें ऑप्शन ए है यह मुख्य बंदरगाह था, ऑप्शन बी है उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर स्थित था, ऑप्शन सी है यहाँ केवल किसान रहते थे या ऑप्शन डी है यह साम्राज्य की एकमात्र राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर स्थित था। उज्जैन एक महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी थी। यहाँ अक्सर राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था ताकि वे क्षेत्र का शासन संभाल सकें। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में जंगलों में रहने वाले लोगों से क्या उम्मीद की जाती थी? जिसमें ऑप्शन ए है वे खेती करेंगे, ऑप्शन बी है वे हाथी, लकड़ी और शहद देंगे, ऑप्शन सी वे युद्ध करेंगे या ऑप्शन डी वे कर नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
वे हाथी, लकड़ी और शहद देंगे। मौर्य सेना में हाथियों की बहुत मांग थी। जंगल के लोग पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। उन्हें उपहार और कर के रूप में वन उत्पाद राजा को देने पड़ते थे। हमारा अगला प्रश्न है, देवनामपीय उपाधि किस राजा को दे दी गई थी? जिसमें ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है सम्राट अशोक या ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सम्राट अशोक। देवनामपीय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। अशोक के अभिलेखों में उन्हें अक्सर इसी नाम और प्रियदर्शी, सुंदर दिखने वाला के नाम से संबोधित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म में कौन सी बात शामिल नहीं थी? जिसमें ऑप्शन ए है बड़ों का आदर करना, ऑप्शन बी है देवी देवताओं की पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी है दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना या ऑप्शन डी है जीवों पर दया करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवी देवताओं की पूजा और यज्ञ। अशोक का धम्म किसी धर्म विशेष का नहीं बल्कि नैतिक नियमों का समूह था। उन्होंने कर्म कांडों और बलि के स्थान पर नैतिक आचरण को प्रधानता दी। हमारा अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? जिसमें ऑप्शन ए है पर्यटकों के लिए, ऑप्शन बी है उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए या ऑप्शन डी है शहर की सुंदरता के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए। चीन के सम्राटों ने खानाबदोश पशुपालकों के आक्रमण से बचने के लिए लगभग 2400 साल पहले इस दीवार का निर्माण शुरू किया था। यह लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। अब हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य का अंत लगभग कितने साल पहले हुआ। इसमें ऑप्शन ए है 2300 साल पहले, ऑप्शन बी है 2200 साल पहले, ऑप्शन सी है 1500 साल पहले या ऑप्शन डी है 500 साल पहले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2200 साल पहले। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसने बाद में शुंग वंश की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? जिसमें ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म या ऑप्शन डी है इस्लाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने भेरी घोष के धम्म घोष में बदल दिया। हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर में कितने प्रवेश द्वार थे? जिसमें ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 100 या ऑप्शन डी है 570। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 64। पाटलिपुत्र के दुर्ग में 64 प्रवेश द्वार और 570 बुर्ज थी। मेगास्थनीज ने इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बताया है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में छोटे क्षेत्रों पर शासन कहाँ से चलाया जाता था? जिसमें ऑप्शन ए है केवल पाटलिपुत्र से, ऑप्शन बी है प्रांतीय राजधानियों से, ऑप्शन सी है गाँव के सरपंचों द्वारा या ऑप्शन डी है विदेशों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतीय राजधानियों से। प्रशासन को आसान बनाने के लिए साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। तक्षशिला और उज्जैन जैसे केंद्रों से स्थानीय शासन चलाया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राजयुग कौन थे? जिसमें ऑप्शन ए है किसान, ऑप्शन बी है ग्रामीण प्रशासन के अधिकारी, ऑप्शन सी है विदेशी यात्री या ऑप्शन डी है धर्मगुरु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण प्रशासन के अधिकारी। राजकों का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय करना और विकास कार्यों की देखरेख करना था। इन्हें अशोक ने विशेष शक्तियाँ दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? जिसमें ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान या ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सांची का महान स्तूप मूल रूप से सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह बौद्ध वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का भोजन चखने के लिए क्या व्यवस्था थी? जिसमें ऑप्शन ए है सम्राट स्वयं चखते थे, ऑप्शन बी है विशेष रसोइये खाना चखते थे, ऑप्शन सी है कोई व्यवस्था नहीं थी या ऑप्शन डी है भोजन सीधे परोसा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशेष रसोइये खाना चखते थे। सम्राट की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि उनके रसोइये जहर के डर से भोजन पहले चखते थे।
सम्राट कभी भी एक कमरे में लगातार 2 रात नहीं सोते थे। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में किस वंश का शासन हुआ? जिसमें ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है शुंग वंश, ऑप्शन सी है कुषाण वंश या ऑप्शन डी है मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुंग वंश। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य की जगह शुंग साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद उत्तर भारत में शकों और कुषाणों का भी आगमन हुआ। तो दोस्तों, ये थे कुछ सबसे ज़रूरी सवाल। आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर इतिहास को और मज़ेदार बना सकें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।